हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपसे हिस्ट्री की क्लास डिस्कस की थी और अनमोल सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाई रहे हैं। साथ साथ में आपको पीयूष सर यहाँ पे रीजनिंग और मैथ की क्लास ले रहे हैं और मैं जो हूँ वो आपको हिस्ट्री और पॉलिटी से रिलेटेड आपकी क्लासें लूँगा। और ये आज जो मेरी क्लास है स्टूडेंट्स, वो इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड आज पहली क्लास है और बारी बारी हम हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को साथ साथ में समझते हुए चलेंगे। तो आज जो हमारी क्लास है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे ढंग से रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉपुलरली नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐसा कौन सा है जिसको हम यहाँ पे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से यहाँ पे जानते हैं, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन सा है यहाँ पे? 24th अमेंडमेंट, ओके, 44th अमेंडमेंट, या यहाँ पे 42 या यहाँ पे 52, कौन सा है यहाँ पे? यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपका सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन सही है। 42 जो अमेंडमेंट है 1976 में हुआ, इसको हम क्या जानते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ये बात आप यहाँ पे याद रखना। हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को कौन से अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं, तो किससे जानते हैं यहाँ पे? 42। ओके, चलिए, ये देखिए यहाँ पे क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। ये सही आंसर यहाँ पे क्या था? 42th अमेंडमेंट है, ठीक है। 42th अमेंडमेंट 1976 इज कॉल्ड द क्या? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज क्योंकि इट मेड द मोस्ट एक्सटेंसिव चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा? यहाँ पे देखिए क्या चेंज इसमें हुआ था जिससे ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना। तो 3 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये बिल्कुल नहीं भूलनी है। जो 42 आपका अमेंडमेंट है उसमें इन 3 चीज़ों पर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ओके, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर of the constitution was first propounded in which landmark case? क्या लिखा हुआ है? the doctrine of basic structure of the constitution, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कही गई है। और यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन हो सकता है? देखिए, क्या लैंडमार्क केस मतलब किससे केस से रिलेटेड है यहाँ पे, और कौन सा केस है वो पढ़ते हैं। यहाँ पे गोलकनाथ केस, ओके, या मेनका गांधी केस, ठीक है, या यहाँ पे क्या है केशव नंदा भारती केस, या यहाँ पे क्या है मेहरबा मिल्स केस। कौन सा केस है यहाँ पे? क्या कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट प्रोपाउंडेड इन द व्हिच लैंडमार्क केस। किस केस के थ्रू यहाँ पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। कौन सा केस इससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे केशव नंदा भारती केस, ठीक है। सी ऑप्शन इस जगह पे क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे टिक। अब क्या है? इन केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट 13 जज बेंच रूल द पार्लियामेंट कांट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि जो केशव नंदा का केस था वो किसके बीच में था? स्टेट ऑफ केरला के बीच में था। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, बिल्कुल नहीं भूलनी है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article of the Indian Constitution is called the heart and soul of the Constitution by डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे इंडियन कौन से आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कहा जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किस आर्टिकल को कहते हैं? यहाँ पे 14 को कहते हैं, ओके, या 21 को कहते हैं, या यहाँ पे 19 को कहते हैं, या यहाँ पे 32 को कहते हैं? किसको कहते हैं हार्ट एंड सोल? हार्ट एंड सोल जो कहते हैं वो आपका स्टूडेंट्स होता है आर्टिकल 32। इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं, ठीक है, इन पर आपको ध्यान देना है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज अगेंस्ट विच प्राइम मिनिस्टर? हाँ, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड, ठीक है, मतलब जो आपका आज़ाद भारत था, ठीक है, उसमें कौन से प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल था? किस केस में? फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड अगर पूछा जाए, फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड किसमें? आज़ाद भारत में। किस पीएम के कार्यकाल में? तो किस पीएम के कार्यकाल में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। इंदिरा गांधी के
या यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री, या यहाँ पे क्या है मोरारजी देसाई। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है स्टूडेंट्स? ऑप्शन जो आपका है सही यहाँ पे है ए, जवाहरलाल नेहरू। ओके, चलिए ए ऑप्शन क्या है आपका इस जगह पे करेक्ट है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज मूव्ड अगेंस्ट किसके? पीएम जवाहरलाल नेहरू। कब? 1963 में। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, ये क्या है देखिए, इसमें पढ़ सकते हैं द फर्स्ट ओके सक्सेसफुल नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज अगेंस्ट बीपी सिंह गवर्नमेंट इन 1990। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉन कॉन्फिडेंस, और सक्सेसफुल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा? अगेंस्ट किसके? बीपी सिंह की गवर्नमेंट में। कब? 1990 में। ठीक, चलिए अंडर विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज लिस्टेड? ठीक है, किस शेड्यूल के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज की बात कही गई है? यहाँ पे 22 लैंग्वेज कही गई है। किस में है आपका? 6 शेड्यूल में है, 8 शेड्यूल में है, या यहाँ पे 7th शेड्यूल में है, या यहाँ पे किस में? 9th शेड्यूल में है। तो ऑप्शन इस जगह पे आपका क्या सही है स्टूडेंट्स? 8th शेड्यूल। ठीक है, 8वें जो शेड्यूल है उसमें क्या है? 22 लैंग्वेज की जो है वो बात कही गई है। ठीक है, इसको आप यहाँ से बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। ठीक, चलिए अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज द पावर ऑफ पार्डन, रिप्रीव और कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विच आर्टिकल, ठीक है, क्या इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं? पावर ऑफ किसकी? पार्डन की, रिप्रीव की, और साथ साथ में कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस की। ये तीनों चीज़ें कहीं पर भी लिखी हूँ। ठीक है, ये हो सकता है आपसे इतना ही लिख के क्वेश्चन पूछ दिया जाए, और पूछ दिया जाए प्रेसिडेंट के केस में, तब आपको वहाँ पे टिक करना होगा किस आर्टिकल से ये रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 72 या आर्टिकल 76 या आपका 74 या 78। कौन सा आर्टिकल यहाँ पे सही होगा? यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। कौन सा? आर्टिकल 72। टिक, चलिए यहाँ पे है एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 72 ग्रांट्स द प्रेसिडेंट द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्रीव्स, ठीक है, रिस्पाइट्स और रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट। दिस पावर एक्सटेंड टू केस इन्वॉल्विंग ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉज, ओके, कोर्ट मैरिटल्स एंड डेथ सेंटेंस। द करस्पॉन्डिंग पावर ऑफ गवर्नर इज अंडर 161। ठीक है, अगर गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर का कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 161 में। अगर यहाँ पे आपके राष्ट्रपति की बात की जाए, प्रेसिडेंट की, तो किस आर्टिकल में? यहाँ पे आर्टिकल 72। किसकी? यहाँ पे पावर ऑफ ग्रांट पार्डन्स, ठीक है, पनिशमेंट जो भी है, रिमिशंस, रिस्पाइट्स, इसको क्या है आपके जो प्रेसिडेंट है उनको क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट को चेंज कर सकते हैं। इस चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, वो किस आर्टिकल में चीज़ लिखी गई है? आर्टिकल 72 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which constitutional provision deals with the creation of new states and alteration of existing boundaries? ठीक है, which constitutional provision deals with the creation of, ठीक है, क्या? न्यू स्टेट्स, ठीक है, एंड अल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बॉडी बाउंड्रीज। ठीक है, तो अल्ट्रेशन की बात की गई या न्यू स्टेट के क्रिएशन की बात की गई, तो किस आर्टिकल से वो रिलेटेड है? स्टूडेंट्स, ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 2 आर्टिकल या आर्टिकल 4 या यहाँ पे आर्टिकल 3 या आर्टिकल 5। ठीक है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट की बात की जाए तो कौन सा आर्टिकल इस जगह पे होगा? जो आर्टिकल आपका 3 है वो इससे रिलेटेड है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज। ठीक, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये इसका क्या है? एक्सप्लेनेशन है। आर्टिकल 3 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स, इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया। ओके, कोई भी स्टेट है उसका एरिया आप इतना है कम कर सकती है, बढ़ा सकता है ये आर्टिकल। ठीक है, नए स्टेट को क्रिएट कर सकता है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 3 में। ओके, चलिए यहाँ पे हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू सर्व द स्पीकर ऑफ लोकसभा? कौन? यहाँ पे विजयलक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार, या यहाँ पे सुमित्रा महाजन, या यहाँ पे सुचेता कृपलानी। कौन सा आंसर यहाँ पे सही है स्टूडेंट्स? जो आपका सी ऑप्शन है मीरा कुमार, ये ऑप्शन इस पे क्या है? सही है। सी ऑप्शन आपका क्या है इस जगह पे? करेक्ट है। चलिए
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स, ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिड्यूरी पावर इन किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट विथ विच अथॉरिटी, ठीक है, ये क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जो आपका किसका रेजिड्यूरी पावर है वो आपका मतलब इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड विद द विच अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के साथ लिंक है यहाँ पे, तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, किसके साथ है, स्टेट लेजिस्लेचर के साथ, या यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट ज्यूरिसडिक्शन, या यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल, या यहाँ पे क्या है, यूनियन पार्लियामेंट। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका सही है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पे यूनियन पार्लियामेंट। याद रखना सी ऑप्शन सही है। रेजिड्यूरी पावर की बात की जाए तो आपको वहाँ पे याद रखना है किसके साथ लिंकअप, यहाँ पे यूनियन पार्लियामेंट के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, यूनियन पार्लियामेंट की बात यहाँ पे कही गई है किसमें, और आर्टिकल यहाँ पे देख लीजिए, अंडर आर्टिकल 248 टू एंड एंट्री 97 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑल रेजिड्यूरी पावर मैटर्स नॉट कवर्ड इन यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट वेस्ट विद द यूनियन पार्लियामेंट। ये चीज आपको यहाँ रखनी है। साथ साथ में आपको यहाँ पे ये भी पता चल गया है, आर्टिकल हो सकता है आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो वहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 248। पॉलिटिक्स की बात की जाए और आर्टिकल्स से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आर्टिकल्स को जितने अच्छे से पढ़ोगे आपका पॉलिटिक्स का क्वेश्चन बहुत अच्छे से निकल आएगा, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। चलिए, द टेंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड बाय द 52 अमेंडमेंट 1985 डील्स विथ द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड बाय द किसके 52 अमेंडमेंट डील्स विद किसके साथ यहाँ पे डील की गई थी 10th शेड्यूल में, कौन से 52 अमेंडमेंट में, ठीक है, किसकी यहाँ पे देखिए। चलिए हम पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, ओके, ये ए ऑप्शन, या एंटी डिफेक्शन लॉ, ओके, या यहाँ पे एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, या यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड 52 अमेंडमेंट में क्या ऐड किया गया, ठीक है, कौन सा लॉ ऐड है इसमें, किसके साथ डील की गई थी, तो आपको याद रखना है कौन सा है, एंटी डिफेक्शन लॉ। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो क्या है स्टूडेंट्स, करेक्ट है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। द 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड बाय द 52th अमेंडमेंट, कब हुआ ये, 1985 में हुआ। ये चीज़ भी याद रख लीजिए, हो सकता पूछ दिया जाए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो 52th अमेंडमेंट था वो कब हुआ था, 1985 में हुआ था। कब, राजीव गांधी की गवर्नमेंट में। अ मेंबर इज डिसक्वालीफाइड इफ he voluntarily gives up party membership or votes contrary to party direction। ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट जो थी वो आपको इतनी चीज याद रखनी है, 52th अमेंडमेंट में हुआ था कौन सा, एंटी डिफेक्शन लॉ का, और कब हुआ था 1985 में, किसकी कब थे, किसके कार्यकाल में, ड्यूरिंग राजीव गांधी की गवर्नमेंट में। ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, ठीक। चलिए, हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैग बोलते हैं, ठीक है। हु अपॉइंट्स कैग ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल, ठीक है। कैग के बारे में बात कही गई है, किस आर्टिकल से रिलेटेड है कैग, यहाँ पे कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो आपको याद रखना है, ठीक, कौन सा, प्राइम मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 76, या प्रेसिडेंट अंडर यहाँ पे आर्टिकल 148, यहाँ पे पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 149, या यहाँ पे है वाइस प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 150। तो कौन सा ऑप्शन सही है इस जगह पे स्टूडेंट्स, कैग से रिलेटेड आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 148, ये चीज यहाँ पे आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, द कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ओके, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर कब, किसके कौन से आर्टिकल में, अंडर यहाँ पे आर्टिकल 148, एंड कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट इन द सेम मैनर, ठीक है। कैग को अपॉइंटमेंट भी यहाँ पे जो अपॉइंट कर सकते हैं वो आपके प्रेसिडेंट हैं, और जो आपको हटाने वाला पर्सन है वो भी आपके प्रेसिडेंट हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू उनको हायर करते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू उनको बनाते हैं, उसी प्रोसेस के थ्रू उनको हटा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कहता हूँ, कोई भी नोट्स आप पढ़ रहे हो उसको हाईलाइट कर लीजिए, या आपने मेरे ही ऐप ब्रेंडेज कीड्यू से यहाँ पे अगर आपने डाउनलोड कर रखे हैं तो वहाँ पर भी इससे रिलेटेड चीज़ मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, द जीरो हार कॉन्सेप्ट इन द
इंडियन पार्लियामेंट इज द जीरो आर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, ठीक है, जीरो आर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, ठीक है, या यहाँ पे प्रोवाइडेड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, या यहाँ पे क्या है एन इनफॉर्मल पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, या यहाँ पे क्या है एस्टेब्लिश बाय द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पहले ही आप यहाँ पे कर दिया है, सी ऑप्शन आपका सही है, जीरो आवर कॉन्सेप्ट इन द इंडियन पार्लियामेंट कौन सा है यहाँ पे, एन इनफॉर्मल पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस ही है, ठीक, आप यहाँ पे याद रखिए। चलिए ये है यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या है सही है, जीरो आवर इज एन इनफॉर्मल डिवाइस नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट का, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पार्लियामेंट का एक ये यहाँ पे प्रोसीजर ही है, प्रैक्टिस है, इसको आपको क्या करना है यहाँ पे जस्ट याद रखना है, जीरो आर का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, किस आर्टिकल के तहत, 352, 356 या 365 या 360, ठीक है, किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं, आर्टिकल 360 के तहत यहाँ पे इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं, सी ऑप्शन क्या है इस जगह पे करेक्ट, ठीक। चलिए आपको यहाँ पे याद रखना है, आगे बढ़ते हैं। इन विच लैंडमार्क केस डिड द सुप्रीम कोर्ट anonymously hold that the right to privacy is a fundamental rights, ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इन विच लैंडमार्क केस, ठीक है, किस केस से स्टार्ट हुआ, किस केस के से ये चीज आगे बढ़ी, ठीक है, इन विच लैंडमार्क केस डिड द सुप्रीम कोर्ट anonymously hold that the right to privacy is a fundamental right, राइट टू प्राइवेसी की बात यहाँ पे किसके केस से स्टार्ट हुई, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा है यहाँ पे, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 में, या यहाँ पे केएस यहाँ पे पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस, या यहाँ पे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 केस, या यहाँ पे सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन 2013, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ऑप्शन जो आपका सही है वो सी, नो सॉरी, जो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है स्टूडेंट्स वो है आपका यहाँ पे केएस पुत्तास्वामी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अनोनिमसली होल्ड द राइट ऑफ प्राइवेसी और इज अ फंडामेंटल राइट्स किसके केस से हुई है, केएस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये चीज आपको याद रखनी है, बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी of the council of ministers, okay, to the lok sabha is enshrined in which article, okay, the principle of collective responsibility of the councils of minister of the lok sabha, ठीक है, किसके, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर ऑफ लोकसभा, ना कि राज्यसभा की बात नहीं कही है, तो याद रखना है कौन सा यहाँ पे है, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75(3) या आर्टिकल 77 या यहाँ पे आर्टिकल 76, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन आपका सही है, आर्टिकल 75(3), ठीक है, इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फॉर द इलेक्शन फ्रॉम 20 ईयर्स टू 18 ईयर्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने रिड्यूस कर दी वोटिंग एज आपकी कब, 21 से 18 कर दी, किसमें, 42 अमेंडमेंट 1976, ठीक है, या 52 अमेंडमेंट 1985, ठीक है, या यहाँ पे 61st अमेंडमेंट 1988 या यहाँ पे 73 अमेंडमेंट 1992, किसमें वोटिंग एज को कम कर दिया गया, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका, जो ऑप्शन आपका सही है वो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 61 यहाँ पे अमेंडमेंट जो हुआ था किसमें, 1988 में, उसमें वोटिंग एज को क्या किया गया स्टूडेंट्स, कम कर दिया गया, किससे, 21 से 18 कर दिया गया, सी ऑप्शन क्या है इस जगह पे करेक्ट है, ठीक है। द 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 इफेक्टिव फ्रॉम मार्च 1989, ठीक है, रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम कब, 21 टू 18 ईयर्स बाय अमेंडिंग आर्टिकल 326, ठीक है, वाज डन टू गिव वोटिंग राइट्स टू द यंगर पॉपुलेशन एंड वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द 9th जनरल इलेक्शन, ठीक है, इसको यहाँ पे आप यहाँ पे याद रखेंगे, बिल्कुल नहीं भूलना है, किस अमेंडमेंट में एज को कम कर दिया गया, 61 अमेंडमेंट में एज को क्या किया गया, कम कर दिया गया, ठीक। चलिए, द फाइनेंस कमीशन is constituted under which article
of the Indian Constitution. The Finance Commission is constituted under which article? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइनेंस कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूटेड हुई, किस आर्टिकल में हुई? आर्टिकल 274 से 264 या 280 में, या आर्टिकल 270 या यहाँ पे आर्टिकल 282? कौन सा ऑप्शन सही है इस जगह पे? आर्टिकल 280 में क्या हुआ है आपका, कौन सा जोड़ा गया? फाइनेंस, यहाँ पे जो आपका था फाइनेंस कमीशन को किस में, आर्टिकल में जोड़ा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा? आर्टिकल 280। ओके, चलिए ये यहाँ पे क्या है इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक। चलिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन abolish untouchability, okay, and makes its practice a punishable offense, ठीक है। अनटचेबिलिटी की बात किस आर्टिकल में कही गई है कॉन्स्टिट्यूशन के किस कॉन्स्टिट्यूशन में? तो जो आपका 15 है, या यहाँ पे 16 है, 18 है, या 17 है? ध्यान रखना है आपको, हार्ट एंड सोल 32, ठीक है। अनटचेबिलिटी की बात की जाए, आंख बंद करके आर्टिकल 17 पर टिक कर दीजिए। सी ऑप्शन क्या है आपका इस जगह पे स्टूडेंट्स? सही है, ठीक। चलिए, ये यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन है, करेक्ट है। आर्टिकल 17 एबोलिशेस द किसको? अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इन द प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, ठीक है। अनटचेबिलिटी की बात किस में कही गई है? यहाँ पे आर्टिकल 17 जो है वो आपका अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। चलिए, द राज्यसभा अनलाइक द लोकसभा इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ 1/3 ऑफ इट्स मेंबर? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द राज्यसभा, ठीक है, अनलाइक द लोकसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द 1/3 ऑफ इट्स मेंबर? कितने साल के लिए? 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स या 6 ईयर्स? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ऑप्शन जो आपका है 2 ईयर्स यहाँ पे क्या है? सही है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। चलिए चलिए, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। किस शेड्यूल में, क्या किसके बीच में पावर की बात कही है? सेंट्रल और स्टेट के बीच में। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका? स्टेट और सेंटर के बीच में। कौन सा यहाँ पे? 5th शेड्यूल में कही गई है, 7th शेड्यूल में कही गई है, ठीक है, या 6th शेड्यूल में कही गई है, या 9th शेड्यूल में कही गई है? कहाँ पे पावर किस शेड्यूल में दी गई है? तो पावर आपको दी गई है 7th शेड्यूल में। सी ऑप्शन क्या है इस जगह पे? सही है, ठीक है। चलिए, द बॉडी दैट सुपरवाइज इलेक्शन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, द बॉडी दैट सुपरवाइज द इलेक्शन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कौन बॉडी करती है यहाँ पे? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, या यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन, या यहाँ पे फाइनेंस कमीशन, या यहाँ पे कौन करता है? ग्राम सभा। तो बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे स्टूडेंट्स? सही है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। आर्टिकल 243, ठीक है, एडेड बाई 17th अमेंडमेंट 1942 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर सुपरिटेंडेंस, ठीक है, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पंचायत, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है। चलिए, which of the following is not a feature of the Indian federal structure that distinguishes it from a true federation, ठीक है। which of the following is not a feature of the किसका? Indian federal structure that distinguishes it from a true federation, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ओके, ठीक है, या यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है, या इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इन राज्यसभा, या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन क्या है यहाँ पे? बी, सी ऑप्शन आपका सही है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। चलिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरली बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। ये देखिए, इससे अच्छा क्वेश्चन है। जो आपका जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से लिया गया है? किसके कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पे लिया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड किंगडम से, या यहाँ पे कनाडा से लिया गया है, ठीक है, या यहाँ पे आयरलैंड से लिया गया है, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए से लिया गया? तो डी ऑप्शन इस जगह पे क्या है? सही है। कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही है। Which constitutional amendment gave constitutional status to Panchayati Raj institution and urban local bodies
रिस्पेक्टिवली। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गेव, क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू किसको, पंचायती राज को, साथ साथ में अर्बन लोकल बॉडीज को। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है, कौन सा अमेंडमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करता है, कौन सा ऑप्शन इस जगह पे सही होगा आपका, 72 एंड 73 या 74 75, ठीक है, या यहाँ पे आपका 73 टू, हाँ ओके, 73 74 या 71 या 72 अमेंडमेंट किस में यहाँ पे पंचायती राज और साथ साथ में अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में यहाँ पे बात कही है, कौन सा होगा आपका 73 और 74 अमेंडमेंट। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है इसका एक्सप्लेनेशन है। द 17th अमेंडमेंट एक्ट 1992 गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू किसको, पंचायती राज को, ठीक है, और साथ साथ किसमें, लोकल अर्बन्स को। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक, भूलना नहीं है। कौन सा, देखिए 73 में जो है वो आपका किससे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात है, और जो आपका आर्टिकल 74 है वो किससे रिलेटेड है, आपका अर्बन लोकल बॉडीज से। ठीक है, ये ध्यान रखना, आप भूलना नहीं। चलिए, ओके, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट is appointed by the president on whose advice as established by the Supreme Court। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट की सलाह से यहाँ पे नियुक्त किया जाता है, बट किसके साथ, प्रेसिडेंट किसके साथ यहाँ पे योजना बनाते हैं तब वहाँ पे नियुक्त करते हैं, किसके साथ, ठीक है, सीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या सीएम ऑफ द स्टेट, या यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाई पीएम, या इंटर स्टेट काउंसिल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, आंसर जो आपका है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाई पीएम, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप देख लीजिए, आप ये भी समझ लीजिए गवर्नर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पे क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सेज द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन प्रैक्टिस अंडर आर्टिकल 74, द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एडवाइस, ठीक है, ऑफ द किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको क्या किए हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड 25 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, हमारे ऐप से जुड़िए, सारे नोट्स वहाँ पे मिलेंगे, आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, और हमारी एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। सारी चीज़ें हम आपको करवा रहे हैं, आपका टाइम रहते हैं हम आपका पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। बस आपकी जिम्मेदारी बनती है तैयारी करना, अच्छे से आप पढ़ाई करिए। किसी को भी कोई क्वेरी है आप हमसे कमेंट बॉक्स में, आप किसी भी तरीके से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे ढंग से, बस सिर्फ आपका काम है तैयारी करना, आप तैयारी करिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपको हिस्ट्री की भी क्लास लेके आऊँगा, साथ साथ मैं आपको पॉलिटिक्स, हिस्ट्री पॉलिटिक्स की क्लास लेके आता रहूँगा आपके पास। ठीक है, पीयूष सर आपको ज्योग्राफी और जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपकी जो मैथ और रीजनिंग है वो आपको पीयूष सर कंप्लीट कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप करते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।